हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एक्सप्रेशन। तो इसमें हम लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज आ जाते हैं, फोनीम्स एंड मॉर्फीम्स। हायर लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, फेस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच परसेप्शन के बारे में बात करेंगे। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में ये लैंग्वेज के बारे में यही बोल रहे हैं कि लैंग्वेज एक इस तरह की नॉलेज है जो ह्यूमन स्पीशीज में हर कोई शेयर करता है। हम लैंग्वेज का यूज जो करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और लैंग्वेज को स्टडी करना कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक बहुत ही सेंट्रल कंसर्न है। तो इसीलिए लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं और काफ़ी सारी थ्योरीज भी हैं। लैंग्वेज एक कॉग्निटिव फंक्शन है जो बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। लैंग्वेज एक ऐसा फंक्शन है जो मोस्टली हम हमेशा ही इसको यूज़ करते हैं और इसमें जो टेम्पोरल जो कोर्स है मेंटल ऑपरेशन का वो इन्वॉल्व होता है लैंग्वेज में। अब इसमें आगे देखते हैं कि हमने इसमें फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज जो पढ़ने हैं उसमें क्या बताया इन्होंने। तो इन्होंने ये बोला है कि जो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज हैं वो सारे एक तो कम्युनिकेशन के फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं। उससे हम एक मीनिंग कन्वे करते हैं किसी चीज़ का, या फिर हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं। हमारी लैंग्वेज से हमारे इंटेंशंस के बारे में पता चलता है, मोटिव्स के बारे में, फीलिंग्स, बिलीव्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। लैंग्वेज का यूज़ हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ हम कमांड देने के लिए भी करते हैं, या फिर हम पढ़ाने के लिए भी करते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को कन्वे करने के लिए भी करते हैं। तो लैंग्वेज का यूज़ हम अलग अलग आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज एक सिंबॉलिक फॉर्म भी है अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने का। हमारी लैंग्वेज में अलग अलग स्पीच के साउंड होते हैं, अटरेंसेस होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे क्या आइडिया है, क्या ऑब्जेक्टिव है। लैंग्वेज के कुछ बेसिक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर एक लैंग्वेज में होते हैं, चाहे वो स्पोकन लैंग्वेज हो, चाहे रिटन हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो। 3 एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन आपको हर एक लैंग्वेज में मिलेंगे। वो 3 एक्सप्रेशन कौन से हैं? वो है स्पीच, एक्ट। स्पीकर्स नॉर्मली इंटेंड टू हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन देयर लिसनर्स। स्पीच एक्ट का मतलब क्या है कि स्पीकर अपने जो लिसनर्स हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से अपनी बातों के थ्रू उनके ऊपर असर करता है। स्पीकर गेट द लिसनर्स टू रिकॉग्नाइज द स्पीकर्स इंटेंशन। स्पीकर जो बोलता है वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके पीछे की क्या इंटेंशन है, वो लिसनर्स उसकी इंटेंशन को समझें। ये इसका जो तरीका होता है उसको स्पीच एक्ट बोलते हैं। फेलियर टू रिकॉग्नाइज दीज इंटेंशंस कैन रिजल्ट इन ऑकवर्ड सिचुएशन। अगर आपको कोई कुछ बात बोल रहा है और आपके उसके बोलने के तरीके से आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो किस इंटेंशन से वो बात बोल रहा है, तो वो सिचुएशन वहां पे बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। तो स्पीच एक्ट थ्योरी ये कहती है कि हमें जो अपने बोलने का तरीका है उससे समझ में आ जाना चाहिए कि आपके बोलने के पीछे इंटेंशन क्या है। The speech act theory holds all utterances can be classified as the type of speech act they represent. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी बातें हम करते हैं उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्पीच एक्ट दे रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच एक्ट्स में मेक असर्शंस, वर्बल कमिटमेंट्स, कन्वे थैंक्स। हम लोग जैसे अलग अलग चीजें करते हैं ना, असर्शंस करते हैं, कोई अपनी बात सामने रखना, या वर्बली कमिट करना, या किसी को कन्वे करना, थैंक्स कन्वे करना। आप किसी को थैंक्स करते हो या किसी को वार्निंग देते हो, इन सब में अलग अलग टाइप का स्पीच एक्ट इंक्लूडेड होता है। जैसे आई इंसिस्ट दैट यू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द स्टीरियो। अब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कम कर रहे हो, कमांड ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे आई इंसिस्ट बोला है। इस आपके बोलने की टोन से और इस स्पीच एक्ट से ये पता चल जाता है कि आप एक कमांड दे रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो। मतलब आप जो बोल रहे हो वो चाहते हो कि हो जाना चाहिए। जैसे नेक्स्ट है, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर वीकेंड। यहाँ पे आप क्वेश्चन का यूज कर रहे हो। आई प्रॉमिस टू पे यू टुमारो, यहाँ पे आप कमिटमेंट कर रहे हो।
तो सिंबलाइज ऑर्डरिंग, ऑर्डर करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, कमिटिंग करते हैं, ये सारे डायरेक्ट स्पीच एक्ट है। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। देयर आर सर्टेन स्पीच एक्ट्स विच आर इनडायरेक्ट। जैसे सपोज इन्होंने आपको कोई सरकास्टिकली कोई चीज पूछता है तो वो इनडायरेक्ट होता है। आपको डायरेक्टली ना पूछ के सरकास्टिकली आपको घुमा के किसी ने कुछ चीज बोली तो वो इनडायरेक्ट हो गया। The meaning of any particular speech act, including whether indirect or direct, will depend on the context. तो किस particular situation में वो speech बोली जा रही है, चाहे वो direct हो चाहे वो indirect हो, उस पे depend करता है कि उसके पीछे की intentions क्या है। फिर आता है दूसरा propositional content। ये second element है language का। Speaker wants to convey certain ideas and to do this they must be sure that they are understood. स्पीकर को कुछ बोलना है अगर तो उसको इस चीज की श्योरिटी रखनी है कि वो समझ में आ जाए, जो सुन रहा है उसको समझ में आ जाए। तो उसमें क्या है, जो कंटेंट है उसका स्पीच का, मतलब उसमें जो वर्ड्स वो यूज कर रहा है, जिस तरीके से वो बोल रहा है, कंटेंट है जो, वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रोपोजिशनल कंटेंट ऑफ अ सेंटेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन स्टेट्स और इवेंट्स। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, द ब्राइट स्टूडेंट रिसीव्ड एन ए इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे दो अलग अलग प्रोपोजिशंस बनते हैं। एक तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो स्टूडेंट बहुत ब्राइट है, दूसरा आप ये कह रहे हो कि द स्टूडेंट रिसीव्ड एन ए, उसको मैथमेटिक्स में ए मिला है। उन दोनों कंटेंट्स को, प्रोपोजिशनल कंटेंट्स को आपने एक ही सिंगल ही सेंटेंस में ज्वाइन करके बोल दिया है। तो combined into a single sentence, propositions convey what the speaker intends to convey। तो यहां से इंटेंशन पता चलती है स्पीकर की। तो इसका मतलब जो कंटेंट है, जो वर्ड्स यूज किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि सेकंड एलिमेंट है आपके लैंग्वेज का। थर्ड एलिमेंट आता है थीमेटिक स्ट्रक्चर। द थर्ड कंपोनेंट इन कम्युनिकेशन इज थीमेटिक स्ट्रक्चर। अब इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट स्पीकर्स पे केयरफुल अटेंशन टू देयर लिसनर। कोई भी स्पीकर है वो अपने लिसनर को केयरफुली अटेंड करे, जो सुन रहे हैं उन पे ध्यान दे, और वो जज करें कि वो क्या सुन रहे हैं और क्या वो जानते हैं, क्या वो कीप ट्रैक ऑफ वेयर दे आर लीडिंग देयर लिसनर्स। वो अपने लिसनर्स को कहाँ लीड कर रहे हैं स्पीकर्स। रेगुलरली एग्जामिन एनी अजम्पशंस अबाउट द लिसनर। तो अपने लिसनर्स के ऊपर भी नॉलेज रखना, उनके ऊपर भी ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पीकर के लिए। स्पीकर मस्ट बी एबल टू मेक रीजनेबली एक्यूरेट जजमेंट ऑफ द लिसनर्स करंट लेवल। मतलब जो स्पीकर जो भी बोल रहा है वो लिसनर्स को कितना समझ में आ रहा है, उसको उस चीज को जज करना आना चाहिए स्पीकर को। अदरवाइज वो आगे बोलता जाएगा और जो सुन रहा है उसको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा लिसनर को। तो स्पीकर को यहाँ पे जज करना बहुत जरूरी है कि जो भी वो बोल रहे हैं लिसनर को कितना समझ में आ रहा है। तो इसी से क्या होता है, जैसे गुड टीचर्स का क्या, यहाँ पे देखो एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जो गुड टीचर्स होते हैं वो ये जज कर लेते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को उनकी बात कितनी समझ में आ रही है, तभी वो आगे बढ़ते हैं। या कोई एंटरटेन कर रहा है या कोई स्टोरी सुना रहा है, तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझो कि आप जो बोल रहे हो वो लिसनर्स को कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। फिर आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पे। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में इन्होंने पहले बेसिक से शुरू किया हुआ है, जो कि फोनीम्स और मॉर्फीम्स है। मॉर्फीम्स, तो फोनीम्स क्या है, जो हम जैसे दो साउंड्स होते हैं, मतलब कि जो साउंड्स होते हैं अल्फाबेट्स के, जैसे यू और पी का अलग अलग साउंड है, तो ये फोनीम्स हो गए, अलग अलग दो अलग अलग फोनीम्स हो गए। ऐसे ही द में टी एच ई, द का अलग अलग साउंड हो गया। तो ये जो साउंड होते हैं अल्फाबेट्स के, ये कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 45 फोनीम्स हैं। तो ये जो साउंड हम अलग अलग निकालते हैं वर्ड्स के, आई टी में ई ट, ये साउंड हो गया, तो ये फोनीम्स होते हैं। और मॉर्फीम्स मतलब जो एक ही पर्टिकुलर वर्ड में दो वर्ड्स निकल के आते हैं अलग अलग। जैसे कप केक लिखा है, कप केक लिखा है, तो कप केक में कप जो हो गया वो एक वो हो गया, एक मॉर्फीन हो गया कप और दूसरा हो गया केक।
लेकिन इसे ज्वाइन कर देंगे तो कपकेक भी एक वर्ड है। तो मॉर्फीम मतलब आप जब एक वर्ड को तोड़ देते हो तो उसके जो दो अलग अलग पार्ट या तीन अलग अलग, दो है कि तीन है डिपेंड करता है, वो मॉर्फीम्स हो गए। और फोनीम्स हो गए जो उसके अंदर जो यूज होने वाले अल्फाबेट के अलग अलग साउंड है। तो फोनीम्स मतलब साउंड हो गया। फिर ये तो बेसिक यूनिट है लैंग्वेज का। फिर आते हैं हायर लेवल ऑफ लैंग्विस्टिक एनालिसिस में। तो जैसे ये बता रहे हैं कि स्पीच ऑफ साउंड जो है लैंग्वेज का, उसको फोनोलॉजी बोला जाता है, जो हमने देखा फोनीम्स। एंड हाउ दीज साउंड्स कंबाइन टू प्रोड्यूस मॉर्फीम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो जब हम स्पीच के बारे में पढ़ते हैं उसको हम फोनोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्पीच इज फोनोलॉजी। और जब हम पढ़ते हैं कि ये साउंड्स जो है फोनोलॉजिकल साउंड्स कंबाइंड होके कैसे मॉर्फीम्स बनाते हैं, तो उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली इसी चीज़ की स्टडी करते हैं कि ग्लोबली कैसे लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, उसकी फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी को ग्लोबली कैसे यूज़ किया जाता है। अब इसमें कुछ हायर ऑर्डर एनालिसिस भी किए जाते हैं। जैसे पहला है लेक्सिकल कंटेंट। वन कुड एनालाइज द लेक्सिकल कंटेंट ऑफ अ सेंटेंस और ऑफ सम अदर यूनिट ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन। तो लेक्सिकल कंटेंट क्या होता है? लेक्सिकल मतलब कौन से वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं। लेक्सिकल का मतलब होता है कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं और उस लैंग्वेज में वो वर्ड कितनी बार यूज होते हैं और हर बार उसका क्या मीनिंग निकलता है, तो उसको लेक्सिकल कंटेंट की एनालिसिस बोलते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सिंटैक्टिक कंटेंट हम एनालाइज कर सकते हैं। सिंटैक्टिक कंटेंट मतलब सिंटैक्स हो गया, मतलब कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है और किस तरीके से उनको ऑर्डर में लगाना है, कौन सा वर्ड पहले लगेगा कौन सा बाद में लगेगा। जैसे आई एम कमिंग में हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि कमिंग एम आई, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो इसका सिंटैक्स ये कहता है कि पहले आई आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर कमिंग आना चाहिए। तो ये होता है सिंटैक्स कि किस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए। हिंदी में जैसे होता है कि मैं आ रहा हूँ, तो उसको हम उल्टा नहीं बोल सकते कि आ रहा हूँ, मतलब हिंदी में तो कई बार आगे पीछे भी बोल के हम काम चला लेते हैं। तो लेकिन हिंदी लैंग्वेज के भी अपने कुछ सिंटैक्स होते हैं जिसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, और इंग्लिश के भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्टिक कंटेंट। साइकोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्टिक इंटरेस्टेड इन सिंटैक्टिक थ्योरी हैव अटेम्प्टेड टू स्पेसिफाई रूल्स दैट अकाउंट फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं हर एक लैंग्वेज में जिनको हम ग्रामर बोलते हैं। वो रूल्स वो करते हैं कि जो रूल्स है वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा वर्ड आगे और कौन सा पीछे आना चाहिए। तीसरा लेवल है सिमेंटिक कंटेंट। सिमेंटिक मतलब मीनिंग ऑफ द पैसेज। जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो उनका मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है, और आपस में वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स। द फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वर्ड फीचर्स एंड द एक्सटेंट टू विच दे मैच दोज बिलोंगिंग टू सर्टेन प्रोटोटिपिकल एंड नॉन प्रोटोटिपिकल कंटेस्ट। मतलब जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हो उसका आपस में सेंटेंस में वो वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशन है और वो वर्ड्स मिलके एक साथ क्या मीनिंग बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का। तो जैसे कॉम्प्रीहेंशन वगैरह जब हम लिखते हैं तो उसमें एक मीनिंग जो हमें आना चाहिए बनाना किसी भी वर्ड का, सेंटेंस का, उसको सिमेंटिक कंटेंट बोलते हैं। मतलब मीनिंग क्या बन के आ रहा है, आपने जो भी बात बोली है या जो भी वर्ड बोला है उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। अब आगे आता है फेज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। फ्रेज स्ट्रक्चर में हम फेज स्ट्रक्चर में एक्चुअली ये बात क्या कर रहे हैं, जैसे हमें सेंटेंसेस को अगर समझना है तो हम सेंटेंस को एक ग्रुप ऑफ फोनीम्स भी बोल सकते हैं या हम ग्रुप ऑफ मॉर्फीम्स भी बोल सकते हैं। तो लेकिन अगर जो साइको लिंग्विस्टिक हैं, जो लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, इसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग सेंटेंस को बोलते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस होता है। ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस होता है, और फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेज एंड ग्रुप ऑफ फ्रेजेस इज कॉल्ड अ सेंटेंस।
अब इसको एनालाइज करने के लिए उन्होंने दो तरीके के फ्रेज बताए हैं, एक बताया है नाउन फ्रेज और दूसरा बताया है वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज मतलब जिसमें नाउन होगा और डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर मतलब द, या फिर जिसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे नाउन फ्रेज दिखाया हुआ है, डिटरमाइनर इज द और बॉय, ये सेंटेंस क्या बन रहा है यहाँ पे इनका, द बॉय एट एन एप्पल। द बॉय, इसमें डिटरमाइनर कौन सा है, नाउन के साथ कौन सा है, द है। बॉय क्या है, नाउन है, इसके साथ जो डिटरमाइनर है या आर्टिकल है वो द है। तो ये तो हो गया आपका नाउन फ्रेज। फिर वर्ब फ्रेज क्या होता है, जो वर्ब के साथ जो आर्टिकल होता है। तो जैसे ये वर्ब है, एट एन एप्पल में एट क्या है, वर्ब है, उसने खाया, तो इसके साथ कौन सा डिटरमाइनर लग रहा है, एन लग रहा है। तो ये जो आपके तीनों मिला के वर्ब फ्रेज बनाते हैं। तो दो तरीके के फ्रेजेस होते हैं, नाउन के साथ यूज होने वाला जो होता है वो नाउन फ्रेज होता है, जो वर्ब जहाँ यूज हो रहा है वो वर्ब फ्रेज होता है। वैसे तो एप्पल भी नाउन है, लेकिन ये एट के साथ आ रहा है, एट एंड एप्पल, मतलब इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में आ रहा है, इसलिए ये वर्ब फ्रेज है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे दो फ्रेजेस के बारे में बताया हुआ है। फिर स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस। Surface structure is the organization that describes the sequence of phrases in a sentence as it is actually spoken or read। मतलब कि सरफेस स्ट्रक्चर क्या है कि किस तरीके से फ्रेजेस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है एक सेंटेंस में, कौन सा फ्रेज पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, वो तो हो गया सरफेस का स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं किसी सेंटेंस को। डीप स्ट्रक्चर क्या है, रेफर्स टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर दैट इंडिकेट द रेलेवेंट स्ट्रिंग ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स। तो डीप स्ट्रक्चर का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, उन वर्ड्स का आपस में ग्रामेटिकल रिलेशन क्या है और उनका मीनिंग क्या है। तो जो डीप स्ट्रक्चर ये कहता है, सरफेस स्ट्रक्चर ये बोलता है कि सिंपली हमने ये पढ़ लिया कि उसमें कौन सा फ्रेज पहले लिखा कौन सा बाद में। जैसे हमने ये ऊपर वाला सेंटेंस सिंपली ऐसे पढ़ लिया था कि द बॉय एट एन एप्पल। डीप स्ट्रक्चर कह रहा है कि उसको ध्यान दो कि उसमें कौन से वर्ड यूज हुए हैं, द यूज हुआ है, बॉय यूज हुआ है, एट यूज, का मीनिंग क्या है और उसका आपस में रिलेशन क्या है। इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया, जैसे रोहित थ्रू द बॉल वॉज थ्रोन बाय रोहित। तो एक जगह डायरेक्टली लिखा है, एक जगह इनडायरेक्टली लिखा है। बोथ सेंटेंसेस कन्वे द सेम मीनिंग। अब देखो इसमें मीनिंग दोनों का सेम हो रहा है, तो उनका डीप स्ट्रक्चर एकदम सेम है, मतलब दोनों का मतलब एकदम सेम है, मीनिंग सेम है, तो मतलब डीप स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों का सरफेस स्ट्रक्चर अलग है। सरफेस स्ट्रक्चर क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे रोहित पहले आ रहा है, बॉल बाद में, यहाँ बॉल पहले आ रहा है, रोहित बाद में। तो डीप स्ट्रक्चर सेम है लेकिन सरफेस स्ट्रक्चर अलग है। अब आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोसेस इन लैंग्वेज। प्रोसेस इन लैंग्वेज में तीन प्रोसेसेस पे फोकस किया है, एक है प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, दूसरा स्पीच परसेप्शन एंड कॉम्प्रीहेंशन, और तीसरा प्रोसेस है लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में ये बोल रहे हैं कि जब भी हम कोई स्पीच बोलते हैं या जब भी हम कुछ बोलने की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें सोच के बोलनी होती है और कुछ चीज़ें ध्यान में रख के बोलनी होती है। एक तो वही है जो हमने पहले पढ़ा कि हम लिसनर के बारे में पहले जानते हो कि लिसनर को कितनी नॉलेज है टॉपिक के बारे में, उसी बेस पे हम अपने वर्ड्स का यूज़ करेंगे, अपने लैंग्वेज के कंटेंट का यूज़ करेंगे। अगर हमें पता है कि लिसनर को पहले से बैकग्राउंड नॉलेज है तो हम उसके आगे से बोलना शुरू करेंगे। अगर हमें लगता है कि लिसनर को बैकग्राउंड नॉलेज भी नहीं है बिल्कुल भी, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब कि एक प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग भी एक तरीके से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ ही होता है। वो चीज़ हम डेलिब्रेटली टाइम लगा के नहीं करते, लेकिन अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में वो प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो जब भी हम कुछ बोलने लगते हैं तो उससे पहले हम प्लान कर लेते हैं कि हमें किस टाइप की कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, कैसे शुरू करनी है, कौन सी सिचुएशन में क्या चीज़ ठीक रहेगी बोलनी। तो ये सब चीज़ें हम हमारी जो ऑलरेडी बहुत जल्दी ये सब चीज़ें प्रोसेसिंग हो जाती है। कुछ गाइडलाइंस भी हैं इसमें जो इन्होंने बताई है, जैसे ये ध्यान में रखना है कि क्वांटिटी कितनी बोलना चाहिए, जैसे अवॉइड रनिंग ऑफ एट द माउथ, मतलब आपको कितना कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मतलब झूठ ना बोलो या ज़्यादा सच को भी ज़्यादा स्ट्रेच मत करो। रिलेशन मतलब कि
जो हम बोल रहे हैं उसका सिचुएशन से क्या लेना देना है। अभी अगर सिचुएशन कुछ और है, आप इररेलेवेंट बातें कर रहे हो जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो अवॉइड करो कि आप ऐसी कोई बात ना करो जो इररेलेवेंट है। मैनर मतलब हम वेगली ना बोलें, वेगली मतलब बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्टली और एकदम वो हो, कन्फ्यूजन हो बोलने में, या क्लियर ना हो, या कोई ऐसी बात कर रहे हो जिसको कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल ही आपने ऐसी कोई बात बोल दी है, तो ये चीज़ अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों को फॉलो करने से आप एक प्रॉपर स्पीच प्लान कर सकते हो, मतलब आप प्लानिंग कर सकते हो कि आपने कैसे बोलना है, क्या क्या बोलना है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है जब हम प्लानिंग ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस हम यूज़ करने वाले हैं अपनी बात को बोलने के लिए। थर्ड फेज आती है जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट प्लान करते हैं, डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट प्लान ऑफ द सेंटेंस। तो वंस सेंटेंस इज डिसाइडेड इट्स कंपोनेंट्स मस्ट बी प्लान। मतलब कि आपने एक बार सोच लिया है कि क्या बोलना है, तो उसके कंपोनेंट मतलब उसमें आप कैसे बोलोगे, क्या चीज़ें यूज़ करोगे, उसको बोलने के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ करोगे, ये प्लान कर लो। स्लिप ऑफ टंग भी एक फिनोमिना होता है, अगर आपने सुना होगा। कई बार गलती से हम वो चीज़ बोल देते हैं जो हम सोच रहे होते हैं लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं, तो हम हमारे मुंह से गलत चीज़ निकल जाती है। जैसे ब्लूपर्स बोलते हैं जिनको, रेडियोज टेलीविज़न में आपने देखा होगा ब्लूपर्स होते हैं, तो वो भी एक अनप्लान्ड या सडनली कोई चीज़ ऐसी मुंह से निकल जाना जो प्लान ना हो। चौथी स्टेज होती है आर्टिकुलेटरी प्रोग्राम। आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है आप अपने वर्ड्स को, अपनी स्पीच को इतने अच्छे से बनाओ कि लोगों को वो बहुत अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे सुनने में, उसको आर्टिकुलेट बोलते हैं, आर्टिकुलेट करना। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती है। फिर आती है स्पीच परसेप्शन। स्पीच परसेप्शन मतलब कि जो सुन रहा है वो आपकी स्पीच को कैसे परसीव कर रहा है, क्या उसको आपकी स्पीच सुनने में बिल्कुल वही लग रही है जो आप बताना चाह रहे हो, आपकी इंटेंशंस उसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपने इस तरह की टोन यूज़ करी है या इस तरह के वर्ड्स यूज़ करे हैं जो क्लियरली आपके एक्सप्रेशंस को, आपके थॉट्स को कन्वे कर रहे हैं। तो स्पीच परसेप्शन और उसकी कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि आपकी बात को क्लियरली समझ पाना। तो स्पीकर प्रोड्यूस अ स्ट्रीम ऑफ साउंड दैट अराइव एट द लिसनर्स ईयर्स। लिसनर्स आर एबल टू एनालाइज द साउंड पैटर्न्स एंड टू कॉम्प्रीहेंड देम। तो कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली ये है कि जो लिसनर्स हैं क्या वो आपकी बात को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उसको एनकोड कर पा रहे हैं, उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना भी इसी का एक पार्ट है कि जो भी आप वर्ड बोल रहे हो क्या वो उन वर्ड्स को पहचानते हैं, क्या वो ऐसे वर्ड्स तो नहीं है जो उन्होंने कभी सुने नहीं हुए। तो ये सब स्पीच परसेप्शन में आ जाता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा मेन टॉपिक इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही वाला है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट और लैंग्वेज एक्विजिशन का हमने पहले भी पढ़ा है कि ये एक स्टेजेस में चलता है, इसमें कुछ स्टेजेस होती है। जैसे पहले कूइंग से स्टार्ट होता है, फिर बैबलिंग पे जाता है, फिर हॉलो फ्रेजेस में जाता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो एक स्टेज आती है जिसमें वो धीरे धीरे लैंग्वेज बोलना यूज़ करते हैं। तो पहले सिर्फ वो साउंड्स निकालते हैं, जैसे सिर्फ वो बोलते हैं वो वॉवल्स का यूज़ करते हैं सिर्फ, उसके बाद उन वॉवल्स को वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगा के रिपीट करना शुरू करते हैं, जिसे हम बैबलिंग कहते हैं। जैसे मामा पापा बोलना शुरू करते हैं। तो एक स्टेज आती है जब वो इन चीज़ों के साथ एक ऐसा वर्ड बोलते हैं जिससे पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा लंबा भी है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।